सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से कंपनी की फॉर्मेशन होती है। तो हमने पहली क्लास में जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कंपनी की जो फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग स्टेजेस से होती है। पहले हमने पढ़ा था प्रमोशन, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया कि किसी प्रमोटर के दिमाग में, किसी व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आती है कि बिजनेस खोलना है, फिर वो आइडिया के लिए उसको फिजिबिलिटी टेस्ट कराता है, तरह तरह के टेस्ट करता है और उसके बाद ही उसको ओपन कर सकता है। फिर जब वो कर लेता है तो दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो ये सेकेंड स्टेज है। और कभी भी कोई कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है और उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जितने डायरेक्टर्स हैं उन सबके रिटर्न कंसेंट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्रोपोज डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर बनेंगे उनका नाम लिखा जाता है और एक रजिस्ट्रार को लेटर लिखा जाता है, जो लेटर दिया जाता है, जो रजिस्ट्रार ने पहले नाम का अप्रूवल दिया था वो वाला जमा कराया जाता है और एक कानूनी डिक्लेरेशन कराया जाता है जिसको स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ये लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए दिखाता है। और फिर एक नोटिस भी दी जाती है कि एड्रेस वगैरह सब कुछ सही है और रजिस्ट्रेशन फी का भी रसीद दी जाती है कि हमने पे कर दिया है पैसा। जैसे ही ये सब कुछ करके पूरा कंप्लीट होता है तो माना जाता है कि कंपनी का बर्थ हो गया और कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं उसको, तो कंपनी को वो मिल जाता है। ठीक है। अब आप देखो, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है, जिसको हम बर्थ सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, उसके फायदे क्या हैं, उससे क्या इफेक्ट होता है, क्यों वो बहुत जरूरी है, वो हम पढ़ेंगे अभी आज की क्लास में। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अ कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट ऑफ प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर हम कानूनी तौर से देखें तो कंपनी का उसी दिन जन्म होता है जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस दिन उसको मिलेगा माना जाता है कि लीगली उसी दिन उसका जन्म हुआ है। इट बिकम्स अ लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन ऑन सच डे। उसी दिन वो लीगल एंटिटी बन जाती है और इट बिकम्स एंटाइटल्ड टू एंटर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी एग्रीमेंट जो कानूनी तरीके से सही हो। तो कोई भी कानूनी तरीके से सही वाला एग्रीमेंट को ही वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो अगर कोई कंपनी अपने आप को रजिस्टर करा लेती है तो उसके पास ये अधिकार आ जाता है कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द रेगुलरिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ अ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो जो सर्टिफिकेट होता है इनकॉर्पोरेशन का, ये एक कंक्लूसिव एविडेंस देता है, यानी कि एक प्रूफ देता है कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है कंपनी का। तो ये एक प्रूफ है, आप कभी भी इसको दिखा सकते हैं कि हाँ इस दिन हमारी कंपनी बनी थी, तभी लोग मानेंगे कि कंपनी वाकई में बनी है और इसके पास लीगल राइट है। द लीगल सिचुएशन इज दैट वंस अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन इशूड, द कंपनी हैज बिकम अ लीगल बिजनेस एंटिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फ्लॉज ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन वो सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, ये मान लिया जाता है कि कंपनी जो है आ चुकी है। अब इस पे कोई कोई अफवाह फैलाए या झूठ बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, क्योंकि कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ चुका है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये प्रूफ है कि वाकई में कंपनी एग्जिस्ट करती है। अगर कल को कोई कोई भी बोल देगा अरे झूठ बोल रहे हैं, कोई ऐसी कोई कंपनी नहीं है, तो आप दिखा सकते हो कि नहीं देखो हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और इसी दिन हमारी बिजनेस स्टार्ट हुई थी, तो आज हमारे हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ हम वाकई में एग्जिस्ट करते हैं कंट्री के अंदर। तो इसका फायदा समझ में आ गया। इसका पहला फायदा ये है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि आपके पास लीगल राइट है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो सामने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी से करते हो और अगर वो कहती है कि हम क्यों माने कि आप सही हैं, तो आप बोल सकते हो कि आपको मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट है कंपनी का, और आप उसको दिखा के प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हो कि हम वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जो ये बताते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है कंक्लूसिव एविडेंस क्यों है। मतलब कुछ ऐसे हम चीजों को डिस्कस करेंगे जो ये प्रूव कर देंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का होना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पॉइंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन वर फाइल्ड ऑन 6 जनवरी। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट्स कब रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल किया था? 6 जनवरी को किया था। सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज इशूड ऑन 8 जनवरी। तो हमें इशू कब किया था सर्टिफिकेट कंपनी ने, मतलब गवर्नमेंट ने 8 जनवरी को, बट द डेट ऑफ मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट वाज 6 जनवरी
it was decided that the company was in existence and the contract signed on 6th January were considered valid. तो देखो, क्योंकि वो सर्टिफिकेट के ऊपर 6 जनवरी लिखा हुआ है कि हमने उसे फाइल किया है, अब क्योंकि वो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो ये मान लिया जाएगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट 6 जनवरी में कंसिडर किया गया था वो वैलिड। इज इट क्लियर नाउ? तो सर्टिफिकेट के अंदर जिस दिन का डेट लिखा गया है कि आपने उस दिन उसको इशू करने के लिए दिया, और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट बाद में भी मिलता है, 10 दिन या 8 दिन बाद में मिलता है, तो ये मान लिया जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट में थे, क्योंकि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो बेशक आपने 6 जनवरी को भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो वो वैलिड माना जाएगा। क्लास ये समझ में आया कि फिर से समझाऊं? पहले हाँ या ना बोलो, मुझे सुना ही नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स। क्योंकि जब उस पे जो डेट मेंशन होगी उसी दिन हमारी कंपनी वैलिड हो जाएगी। देखो, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया ना, तो पीछे के जितने भी आपने रूल्स फॉलो किए हैं वो सब वैलिड माने जाएंगे। अगर आपसे कोई गलती भी हुई है ना, तब भी वो सही मानी जाएगी, क्योंकि आपने, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो कंपनी जो है एक लीगल, उसके पास लीगल कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपने पीछे एक गलती कर दी थी इस वजह से आप कानून में नहीं माने जाओगे। एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो मिल गया, फिर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने पीछे भी किया है, जिस दिन आपने वो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए दिया था उस दिन से लेके, तो वो सब वैलिड माने जाएंगे। जैसे मान लो, एक दूसरे वाले से और क्लियर हो जाएगा। देखो, a person forget the signature of others on the memorandum, the incorporation was still considered valid. Thus, whatever be the deficiency in the formalities, the certificate of incorporation once issued is a conclusive evidence that the existence of the company. तो मान लो कंपनी को जब बना रहे थे आप, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर लेते हो। मान लो कि सिग्नेचर में कहीं गलती हो गई, किसी का सिग्नेचर छूट गया और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, तो ये मान लिया जाता है कि वो गलती बेशक हो गई हो, फिर भी आपको कंपनी की तरह से ट्रीट किया जाएगा, और अगर आपने वो गलती की भी है तो वो गलती को दोबारा से सही करने का मौका आपको दिया जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो एक बार देखो, कुल मिला के कंक्लूजन ये दूंगा मैं कि एक बार किसी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है ना, तो उसको वैलिड माना जाता है। अगर गलती बाद में निकलती है कि कंपनी को बनाते समय कोई गलती हो गई या किसी ने गलत एड्रेस दे दिया, तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो और उसको सही करके दोबारा से उसमें करेक्शन किया जा सकता है, क्योंकि आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हो और कंपनी के तो आपको एक लीगल राइट मिल चुका है कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो इसकी वजह से आपका ये राइट छीना नहीं जाएगा। अब ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अब क्योंकि आपकी कंपनी का बर्थ हो चुका है, तो अगर आप कोई फ्रॉड में पाए जाते हो तो आपकी कंपनी बंद होगी, और इसको बंद करने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। लॉ इसको बंद करेगा, तो लॉ बंद करेगा तो आपकी कंपनी दोबारा से वाइंड अप होगी, क्लोज होगी, क्योंकि एक बार खुल गई कंपनी तो ये माना जाता है कि कंपनी का बर्थ हो चुका है। बेशक आपने पीछे कोई भी गलती करी हो, एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो वो सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा और आपको एकदम कंपनी की तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो मान के चला जाएगा कि बेशक आपने पीछे गलतियां करी हैं, आपने किसी की साइन लेना भूल गए या आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, उसके बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो आपको एक कंपनी के नाते, जैसे कंपनी को ट्रीट किया जाता है उस तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा और माना जाएगा कि आप एक कंपनी है। तो देखो, यही वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको मैं पढ़ के पूरा बता रहा हूँ। देखो, दस वॉट एवर बी द डेफिशिएंसी इन द फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के अंदर कोई भी गलती हो, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वंस इशूड, अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक बार इशू कर दिया जाता है तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मान लो, इवन व्हेन अ कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड विद अ इलीगल ऑब्जेक्ट, अगर कोई कंपनी इलीगल काम करके भी अपने आप को रजिस्टर करा लेती है, तो जो कंपनी का बर्थ है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। मतलब कल को आके कोई खड़ा होके ये नहीं बोलेगा कि कंपनी का जन्म जो हुआ था वो गलत कानूनी, हमने फ्रॉड किया था और इसीलिए माना नहीं जाएगा, उसको मानना ही पड़ेगा, वो माना जाएगा कि कंपनी एग्जिस्टेंस में है। अब इसका इलाज क्या है? द ओनली रेमेडी अवेलेबल इज टू वाइंड इट अप, तो इसका इलाज यही है कि कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा अगर वो फ्रॉड पाई जाती है, और उसको जैसे कानूनी तरीके से उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ले लिया है
और इसीलिए रजिस्ट्रार को बहुत ही केयरफुली ये सारी चीजें देखनी होती हैं कि कल को कोई फ्रॉड तो नहीं आ जाए, क्योंकि फ्रॉड आ जाएगा तो तब भी उसको कंपनी की तरह से ट्रीट किया जाएगा once receiving the certificate of incorporation. Thus, whatever be the deficiency in the formality, the certificate of incorporation once issued is a conclusive evidence of the existence of the company. तो एक बार इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया तो कंपनी कंपनी मानी जाएगी, बेशक हजार गलतियां हो। इवन व्हेन अ कंपनी गेट रजिस्टर्ड विद अ इलीगल ऑब्जेक्ट, द बर्थ ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी क्वेश्चन। अब मान लो कि इलीगल ऑब्जेक्टिव था, आपका ऑब्जेक्टिव गलत था, आपने लिखा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम हर हालत में कमाएं, बेशक हमें चोरी करनी पड़े, फ्रॉड करनी पड़े और हमें स्मगलिंग करनी पड़े। तो स्मगलिंग, फ्रॉड, चोरी, ये सब तो इलीगल एक्ट है। उसके बाद भी अगर गलती से रजिस्ट्रार ने आपकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको कंपनी एग्जिस्टेंट मानी जाएगी और इसका इलाज वही है जो मैंने आपको बताया, इसको वाइंड अप करा जाएगा और कंपनी को बंद करने का प्रोविजन किया जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस। ठीक है, एक देखो नोट यहाँ नीचे लिखा हुआ मैंने, ऑन द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अ प्राइवेट कंपनी कैन इमीडिएटली कमेंस इट बिजनेस। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और जैसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा उसको, तो प्राइवेट कंपनी तुरंत उसको स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, ये अपने नेसेसरी फंड्स रेज कर सकती है फ्रेंड्स से, रिलेटिव से या प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू कर सकती है। आपको पता है प्राइवेट कंपनी पब्लिक से तो मांग नहीं सकती, तो या तो वो अपने फ्रेंड से मांगेगी या रिलेटिव से मांगेगी या अपना खुद अपने लेवल पे अरेंज करेगी कहीं ना कहीं, जैसे दोस्तों से, है ना, इधर उधर से बैंक से उधार ले सकती है, ऐसा कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी अभी भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद तुरंत स्टार्ट नहीं कर सकती है, उसे अभी और फॉर्मेलिटीज करनी बाकी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, आपकी बुक में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन बस ये याद रखना कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार जब ये मिल गया तो मान लिया जाता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में, और अगर फ्रॉड तरीके से भी कंपनी इस तरह से बनी होगी ना, तब भी वो कंपनी को वैलिड माना जाएगा। हाँ बोलो। तो फिर सर बंद कब की जाएगी कंपनी? देखो कंपनी, एक कंपनी में रूल होता है कि कोई भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ना फ्रॉड, इलीगल नहीं होना चाहिए, ये रूल है। तो अगर कोई कंपनी कल को पाई जाती है कि उसका ऑब्जेक्टिव यानी कि उसका उद्देश्य ही इलीगल था और उसके बाद भी उसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है, तो ये माना जाएगा कि कंपनी रियल में एग्जिस्ट करती है। और क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर कभी भी कंपनी पाई गई कि इलीगल काम कर रही है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, तो उसको बंद करा जाएगा। सर अगर गवर्नमेंट के पास प्रूफ है वो इलीगल काम कर रही है जब, तो वो कर सकता है ना उसे बंद? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट को जैसे ही पता चलेगा कि कंपनी इलीगल है तो उसको एक नोटिस दिया जाएगा और उसका एक प्रोसीजर होता है, कोर्ट में केस चलेगा और कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं लीगल हूँ। अब कंपनी वहां पे ये नहीं बोल सकती कि मेरे को फिर सर्टिफिकेट क्यों दिया तुम लोगों ने। अगर पाया जाता है, कभी भी पाया जाता है कि वो, क्योंकि याद है आपको स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करवाया था, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन किस लिए कराया था, उसमें क्या लिखा था? उसमें यही लिखा था कि मैं अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट वैलिड भर रहा हूँ और कोई भी मेरा काम इलीगल नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है कि आगे फ्यूचर में इलीगल है तो मेरी कंपनी को बंद करने का अधिकार है। तो कब लॉ इसी बात को बताते हुए उसको कभी भी बंद कर सकता है। ठीक है यस। क्लास? अभी ना, अभी 7-8 महीने पहले की बात है, मैं आपको बताऊं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप के हटने से पहले की बात। जित अमेरिका के अंदर, आपको पता है अमेरिका के अंदर टॉप 10 कंपनीज वर्ल्ड की सारी कंपनियां मैक्सिमम आप देखोगे अमेरिका की ही हैं। तो वहां पे क्या हुआ था कि वहां पे गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने ना सारी कंपनियों को बुलाया, मतलब शायद 6 या 7, शायद 6 कंपनियों को बुलाया गया था। जो जो मेरे को याद है मैं उनके नाम बता रहा हूँ। एक तो फेसबुक के जो ओनर हैं उनको बुलाया गया था। ठीक है, एक सुंदर पिचाई को बुलाया गया था। गूगल, गूगल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, सीईओ जो होते हैं ना वही लोग जाते हैं जनरली, तो ये गए थे। और ट्विटर को बुलाया गया था। ठीक है, इसी तरह से कुछ नामी गिनामी कंपनियों को बुलाया गया था। अमेजन के मालिक को बुलाया गया था। तो वहां पे डिस्कशन हुआ था इसी बात को लेके। तो गवर्नमेंट ने यही बोला था कि आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ है, इलीगल काम है। तो पूछा गया था, जैसे अमेजोन को बोला गया था, अमेजोन का जो मालिक है कौन थे उस समय, अब तो हट गए। इनसे पहले जो अभी हटे हैं उनका नाम क्या है, सबको पता होगा? सर जेफ बेजोस। बिल्कुल सही।
इनको बुलाया गया था, तो इन्होंने पता है रिप्लाई क्या दिया, इन्होंने बोला कि इनको बोला गया था कि जब आप कोई कंपनी का प्रोडक्ट भेजते हो अपने कस्टमर के पास, तो जब आपका कस्टमर अमेज़न का ऐप ओपन करता है, तो इसमें आपका अपना प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है? तो जब उसमें रेटिंग आप उसको अपने अपने प्रोडक्ट की रेटिंग आप ऊपर दिखाते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो दूसरे के नाम पे, मतलब दूसरे के प्रोडक्ट की प्रेफ़रेंस की जगह आप अपनी प्रेफ़रेंस दे रहे हो, ये गलत नहीं है? ये एथिकल उसको वायलेट कर रहा है, ऐसे आप कैसे कर सकते हो? मतलब आप देखोगे ना कभी आप अमेज़न में से सामान खरीदना, तो अमेज़न का खुद का सामान भी होता है क्या उसमें प्रोडक्ट? ये बताइए पहले। यस सर, अमेज़न स्टोर होता है। होता है ना? तो आपने देखा होगा वो रिकमेंड करता है आपको, कई बार देखा होगा आपने रिकमेंडेशन आती है कि ये वाला प्रोडक्ट आप ले लीजिए ज़्यादा अच्छा है। आती है ना रिकमेंडेशन? जैसे अगर यस आप कोई सर। सर्च जैसे आपने नोटिस किया होगा आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करोगे ना, तो उसमें देखना आपको कई बार रिकमेंडेशन आती है अमेज़न के प्रोडक्ट की कि भाई ये प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, टक्कर दे रहा है। रेटिंग भी अच्छी खासी दिखाते हैं क्योंकि कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है, तो कंपनी उसको चढ़ा-बढ़ा के एडवर्टाइज़ करती है। तो ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो? आप बड़े-बड़े जो कंपनियाँ हैं उनके छोटे-मोटे जो कंपनी है उनके प्रोडक्ट को आप ले तो चुके हो बेचने के लिए, लेकिन जानबूझ के उनका प्रमोशन नहीं करते और दूसरे कंपनियों को आप बढ़ावा दे रहे हो। ये गलत है, इसके खिलाफ आपके ऊपर एक्शन क्यों ना लिया जाए? ये पूछा था इनसे। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियों से गूगल से भी बोला गया था कि आप कोई भी कस्टमर आपके इधर-उधर घूमता है, जाता है, तो आप उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हो और आप प्रचार करते हो अपने प्रोडक्ट का और जैसे मान लो किसी स्टोर रूम में आपने भी नोटिस किया होगा, कई बार शोरूम में आप जाते हो, तो कई बार आपने देखा होगा घर जब पहुँचते हो तो आपको आता होगा नोटिफ़िकेशन कि आप जब इस स्टोर पे पहुँचे तो आप कितना रेटिंग देते हो इस स्टोर को? आता है ऐसे कभी? यस सर। आपने देखा यस होगा सर। कई बार आता है कि आपसे पूछता है कि आप इसको कितना रेटिंग देते हैं? आपको कौन-सा प्रोडक्ट अच्छा लगा यहाँ पे? ठीक है? तो जैसे ही आप लिखोगे ना कि ये वाला प्रोडक्ट मेरा अच्छा लगा या अपना व्यू दे दोगे, तो आपका व्यू ना स्टोर रूम को बता देंगे वो जहाँ पे आप गए थे ना जिस जिस मॉल में गए थे या जहाँ पे भी आप खरीदने के लिए सामान गए थे, उनको ये इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि आपका ये वाला प्रोडक्ट फलाना कस्टमर को अच्छा लगा है और वो कंसिडर कर रहा है, खरीदने की सोच रहा है। तो वो आपके पास उसका मैसेज आने लगेगा कि आज ये प्रोडक्ट नया आया है, लॉन्च हुआ है, तो आपको ध्यान भी नहीं रहेगा। अच्छा आप क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा था कि मैं ये सामान खरीदूँगा, तो आपको लगता है चलो अच्छा है मैसेज आ गया, आप अगले दिन जाके खरीद भी लेते हो। तो इसको बोला था कि क्या ये अनएथिकल नहीं है? क्या ये गलत नहीं कर रहे हो आप? आपने बिना बताए उससे आप उसका व्यू ले रहे हो और दूसरे को उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। दुकान वाले को इन्फॉर्मेशन देने का आपका क्या हक है? ये इन्फॉर्मेशन तो कस्टमर की एक सीक्रेट होती है और कस्टमर की आप बात उस तक क्यों पहुँचा रहे हो? आप गलत कर रहे हो ये। तो इस तरह की चीज़ें अगर पाई जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ जो भी वहाँ की सरकार है, तो वहाँ की सरकार एक लीगल एक्शन ले सकती है उस कंपनी के ऊपर और उसको वाइंड अप भी कर सकती है। इज़ इट क्लियर नाउ? तो ऐसा नहीं है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव से अगर हट जाते हैं, जैसे देखो जब भी आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो और कंपनी में आपका ऑब्जेक्टिव अगर इलीगल पाया जाता है सरकार के कानून के हिसाब से, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट आपको बैन भी कर सकती है। अभी आपने देखा हाल-फिलहाल में ट्विटर के साथ इतना झगड़ा चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का ट्विटर के साथ चल रहा है ना झगड़ा। ट्विटर कुछ भी छाप देता है मतलब ट्वीट यस। करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट उसको बंद भी कर सकती है। गवर्नमेंट कहेगी कि आप हमारे कानून के खिलाफ जा रहे हैं और हमारे देश का कानून आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इसको फ़ॉलो नहीं करेंगे तो हम आपके प्रति एक्शन लेंगे और वाक़ई में वो एक्शन ले भी लेती है। तो ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है एक बार आपने सर्टिफ़िकेट ले लिया, तो आप कंपनी माने जाओगे और आपको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे आप एक ओरिजिनल कंपनी को ट्रीट किया जाता है। बेशक आपने बेईमानी करके, फ्रॉड करके आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया हो। ठीक है सर अगर स्टूडेंट? अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं गलत ऑब्जेक्टिव है और हाँ, रजिस्ट्रार को वो पता लग जाता है और वो साइन नहीं करता, क्या तो भी हाँ। फिर सर क्या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट? नहीं, फिर तो वो कंपनी बनी ही नहीं ना। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो इलीगल है, तो रजिस्ट्रार की नोटिस में आ जाएगा और रजिस्ट्रार उसको साइन करने से मना कर देगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेट देगा ही नहीं। तो आपके ऊपर एक्शन लेने का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि आपकी तो कंपनी का बर्थ हुआ ही नहीं। आपको यही बोला जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है हमारे लॉ के अगेंस्ट में है, हमारे कंट्री का लॉ ऐसा अलाउ नहीं करता, हम आपको सर्टिफ़िकेट नहीं देंगे। तो सर्टिफ़िकेट मिलेगा ही नहीं, काम खत्म, टेंशन ही खत्म। मैं तब की बता रहा हूँ जब आपको सर्टिफ़िकेट मिल गया और बाद में गवर्नमेंट को पता चलता है कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ गलत निकला।
और उस समय रजिस्ट्रार की पकड़ में नहीं आया, उसके बाद भी आपको कंपनी के तौर पे माना जाएगा और आपके अधिकार वाइंड अप कर दिए जाएंगे, यानी कि कंपनी को बंद करा जाएगा जैसे एक नॉर्मल कंपनी को बंद किया जाता है। कुल मिला के कंपनी को कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए, बेशक गलत ऑब्जेक्टिव के साथ ही क्यों ना मिला। सर ये पॉइंट जैसे आपने हाँ अभी कहा कि जो ट्विटर है वो इंडिया के वैसे इंडिया खिलाफ है ट्विटर के, तो सर वो उसे बंद थोड़ी कर सकते हैं, वो अपने कंट्री में ही तो बंद कर सकती है क्योंकि वो अमेरिकन ऐप है वो तो। बिल्कुल, मैं अपने ही कंट्री की बात कर रहा हूँ, हमारी कंट्री उसको बंद करेगी और जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है वहां की कंट्री उसको वाइंड अप करवा सकती है। तो अमेरिका में उसकी कंपनी है तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसको वाइंड अप करवा सकती है। इंडिया में अगर ऑब्जेक्शन है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको बैन कर सकती है। जैसे चाइना में देखो, चाइना में ट्विटर चलता ही नहीं है, बैन है बिल्कुल। चाइना वालों की तो अलग ही अपनी कहानी है, वो तो मतलब दूसरी दुनिया में जीते हैं। वो तो किसी को अलाउ ही नहीं करते, ना फेसबुक चलने देते हैं ना ट्विटर चलने देते हैं, वो अपना चलाते हैं। उनका अपना गूगल भी नहीं चलाते, वो उनका गूगल की जगह वो उनका अपना जो है, जैसे गूगल वेब सर्च है वैसे ही उनका अपना वेब सर्च कोई दो। ठीक है, यूसी ब्राउजर यूज करते हैं क्या सर, वो गूगल के जगह यूसी ब्राउजर यूज करते हैं। हाँ सर उस अलीबाबा यूज करते हो? हाँ वही अलीबाबा ही, उसका कंपनी का नाम अलीबाबा है यूसी ब्राउजर का। पहले तो दुनिया में नंबर 1 में आता था वो अलीबाबा, बहुत ज्यादा पैसा हो गया था, अब अंडरग्राउंड हो गया, देख नहीं रहे हो? पता नहीं उसने अगेंस्ट में कुछ बोल दिया था तो फिर प्रॉब्लम हो गई है उसके साथ। ठीक है, अलीबाबा अब तो बहुत पीछे जा चुका है, पहले काफी अच्छा रैंकिंग थी उसकी। तो आगे बढ़े स्टूडेंट साहब। देखो यस प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, देखो इसमें ये बताया गया है कि प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या चीज क्या है ये। देखो सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया ना उससे पहले किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं कंपनी का तो हो सकता है कि उससे पहले ही हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो। तो कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द प्रोमोटर्स विद द थर्ड पार्टी बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, during the promotion of a company, promoter enter into a certain contract with the third party on behalf of the company. These are called preliminary contract. मैंने सिंपल भाषा में ही आपको बता दिया कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने से पहले जो प्रोमोटर किसी के साथ एग्रीमेंट करता है बाहर वाली पार्टी के साथ या किसी कंपनी के साथ, तो उसको हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कंपनी के ऊपर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब कंपनी इसको माने ना माने कंपनी की मर्जी है। कंपनी इसको मानने से मना कर देगी क्योंकि कंपनी बोलेगी भाई हमारा तो जन्म ही बाद में हुआ है, उससे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो कंपनी की मर्जी होती है, कंपनी को कानूनी तरीके से उसको मानने की जरूरत नहीं है। अ कंपनी आफ्टर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस में इफ इट सो चूजेस, तो अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद चाहती है कि पहले का किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वो माने, तो ऐसे में वो मान सकती है। ठीक है, और उसको फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लेगी और टर्म्स कंडीशन वैसे का वैसे ही रखना चाहती है, जो भी रखना चाहती है रख सकती है। ठीक है, इट कैन नॉट रेटिफाई द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें बदलाव नहीं करा सकती, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू कर सकती है अगर कंपनी चाहे तो। ठीक है, आ गया समझ में? तो यस सर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, मान लो अगर कोई कंपनी का बर्थ नहीं हुआ और उससे पहले प्रोमोटर ने किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया और बाद में कंपनी का, जैसे मान लो 1 साल पहले प्रोमोटर ने बात कर रखी है किसी से, किसी कंपनी से बात कर ली कि भाई ये देखो ऐसा है, हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे आगे फ्यूचर में, इतने करोड़ का डील करेंगे, तुम मैं सामान आपसे खरीदूंगा आप मुझे बेचना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या हुआ, 1 साल के बाद कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उस समय नहीं थी अब हुई है। तो कंपनी की मर्जी है कि कंपनी इस बात को माने या ना माने। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल पहले किया गया था उसको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को मानती है तो सेम एज उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा लेगी, लेकिन उसमें बदलाव नहीं करेगी। और अगर वो चाहती है तो उसको मानेगी नहीं, प्रोमोटर को बोलेगी भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तू जान और तेरा काम जाने, आज से हमारा बर्थ हुआ है तो हम आज से इसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा अब आगे हम फ्यूचर में एक्सेप्ट करेंगे, उससे हम दूरी रखेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। आ गया समझ में? सर और जैसे आपने अभी कहा कि जो कंपनी है उसने किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बर्थ होने से पहले, तो तो सर उस समय अगर वो दूसरी एक कंपनी मिनट रोकूंगा। कंपनी उस समय थी नहीं बेटा, उस समय प्रोमोटर ने किया था,
कंपनी तो बर्थ ही नहीं हुई थी ना। प्रोमोटर जिसने कंपनी स्टार्ट किया है उसने एग्रीमेंट किया था उस समय। हाँ तो सर अगर उनका वो लॉस में चला गया तो वो कोर्ट में केस डाल सकता है इसके नाम। अब वही मैं समझा रहा हूँ ना, अब कंपनी जब बर्थ हो जाएगा कंपनी का, तो कंपनी को तय करना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को माने या ना माने। अब आप ये बताओ कि मुझे अगर कंपनी कहती है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को मानती हूँ, तब तो अगर उसमें लॉस होगा तो कंपनी को भरना पड़ेगा। अगर कंपनी कह देती है कि 1 साल पहले का किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो कि प्रोमोटर ने किया था, मैं उसको मानने से मना करती हूँ, मैं नहीं मान रही उसको, तो उसमें जो भी लॉस होगा वो प्रोमोटर भरेगा, उसकी टेंशन। आ गया समझ में? यस। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो रजिस्ट्रेशन के बाद किया जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तब इसको साइन किया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इसमें क्या होता है, अ पब्लिक कंपनी कैन रेज द रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय मींस ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसमें जो पब्लिक कंपनियां होती हैं जनरल पब्लिक से पैसे रेज कर सकती हैं, ले सकती हैं। कैसे? शेयर्स के थ्रू ले सकती हैं, डिबेंचर्स के थ्रू ले सकती हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू ले सकती हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर डूइंग द सेम। और ये ऐसा करने के लिए इट हैज टू इशू अ प्रोस्पेक्टस व्हिच इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल। अब ऐसा करने के लिए उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस एक ऐसा सर्टिफिकेट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लोगों को इनवाइट करता है, अट्रैक्ट करता है कि आइए हमारे कंपनी में पैसा लगाइए और हम आपको बहुत सारा पैसा बना के देंगे, और हमारी कंपनी कमाएगी तो उसमें से आपको हिस्सा भी देगी। तो इस तरह से कंपनी जो है लोगों से पैसे रेज कर सकती है। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। अब सवाल ये उठता है कि पैसा रेज करने के लिए कंपनी क्या क्या कर सकती है। देखिए, कंपनी बहुत सारे स्टेप्स उठा सकती है पैसे को रेज करने के लिए। अगर मान लो किसी कंपनी को, लेकिन ध्यान रखना ये पब्लिक कंपनी की बात चल रही है, पब्लिक कंपनी को अगर जनता जनार्दन से पैसे लेने हैं तो क्या करेगी? सबसे पहला स्टेप ध्यान रखना, ये पहला स्टेप आपकी बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, है आपकी बुक में बहुत कम मिलेगा। मैंने बहुत डिटेल में इसलिए रख दिया है कि आगे भी आपको फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। तो आपकी बुक में बहुत सिंपल सिंपल एक एक लाइन में लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप नोट्स में भी ना पूरा अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेना। मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। और नोट्स बनाते समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसका मैं वीडियो भेजूंगा, इसको दोबारा से सुन के और अच्छे से लिखना। देखो क्या होगा, जब कोई कंपनी रेज करना चाहती है पब्लिक से पैसे, तो सबसे पहले ना उसको सेबी से अप्रूवल लेना होता है। सेबी कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बोर्ड है सेबी बॉम्बे में। ये क्या होता है? ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब एक रेगुलेट करने के लिए हमारे सरकार ने सेबी को बनाया जानबूझ के हमारे कंट्री के अंदर। ये क्या करती है? गाइडलाइन देती है, मतलब गाइड करती है और इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करती है। जैसे मान लो मैं हो गया, आप हो गए, हम लोग अगर किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं ना, तो सेबी जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हमें गाइड करती है कि ये कंपनी, ये ना कंपनियों को चेक करते रहते हैं कि कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही, कोई कंपनी गलत काम तो नहीं कर रही, कई लोगों से ज्यादा गलत तरीके से पैसे तो नहीं वसूल रही। तो ये इन्वेस्टर को बताते हैं। कई बार तो इनके न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आते हैं सेबी के, अपने खुद के आर्टिकल। और आपने देखा होगा टीवी पे एक ऐड आता है, ये मतलब बहुत खतर आता है ना ऐड, कि आप इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट में, और लास्ट में ये भी बोलते हैं कि ये इसमें रिस्क है, आप अपने रिस्क पे इसमें पैसे लगा रहे हैं। ऐसे आता है ना, कई बार ऐड देखा होगा आपने। यस सर, म्यूचुअल फंड्स का आता है। यस सर। हाँ, कि आप इसमें पैसा लगाएंगे तो आपको ज्यादा कमाई होगी, लेकिन ये, अब वो हिंदी शुद्ध भूल रहा हूँ मैं, वो आता है कि ये रिस्क, इसके मतलब आप इसके लिए खुद जिम्मेवार होंगे इस रिस्क के लिए। तो इस तरह से क्या करती है सेबी, इनके ऊपर नजर रखती है, वॉचडॉग बोलते हैं सेबी, मतलब नजर रखने का काम करती है। सेबी हर समय नजर रखेगी, कोई कंपनी में कोई फ्रॉड चल रहा है ना, तो उसका आर्टिकल लिख देगी, उसको नोटिस भेज देगी, है ना, उसको मना कर देगी, बोल देगी भाई अभी आप मार्केट से पैसे रेज नहीं करोगे, अभी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। लोगों को मना कर देगी, इन्वेस्टर को मना कर देगी। तो इसका यही काम है सेबी का। तो जब भी कोई कंपनी को पैसे रेज करने होते हैं ना, तो सेबी के साथ पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। A public company inviting funds from the general public must make adequate disclosure to all the relevant information and must not conceal any material information from the potential investors. तो जो पब्लिक कंपनी है, जब जनता जनार्दन से, हम जैसे लोगों से पैसे रेज करना चाहती है, तो सेबी को सब कुछ लिख के देगी कि मैं इतना पैसा रेज करने वाली हूँ और इस नाम से रेज कर रही हूँ, मैंने आगे फ्यूचर में ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, और इस पैसे का इस्तेमाल मैं यहाँ करने वाला हूँ। और ये भी लिख के देना पड़ता है कि हमने पिछले 3-4 साल में कितना प्रॉफिट कमाया,
और मैं ये इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमरों को यानी इन्वेस्टरों को देने वाला हूँ। तो सेबी क्या करती है, वो सारा बैकग्राउंड उसका चेक करती है कि फ्रॉड तो नहीं बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट कम कमाया और ज्यादा लिख के बता रहा है इन्वेस्टर को उल्लू बनाने के लिए। ये सारी चीजें देखती है, उसके बाद ही इसको जो है अलाउ करती है, अप्रूवल देती है। बिना अप्रूवल के मार्केट में आप पैसे रेज नहीं कर सकते हो। हाँ देखो, एक टेक्निकल चीज बताता हूँ, अभी इस लॉ में मुझे लगता है कमी है और इसको सही करना चाहिए। मैंने कहीं एक जगह पढ़ा है कि अभी क्या होता है, कंपनी को जब पैसे रेज करने होते हैं ना, तो सेबी को वो भेज देते हैं अप्रूवल के लिए, और लोगों से पैसे भी मंगा लेते हैं, और लोगों के पैसे आ भी जाते हैं। देखो हैरानी की बात ये है कि लोगों से पैसे बैंक अकाउंट से ले भी लेते हैं, लेकिन उसको तभी अलॉट कर सकते हैं जब तक सेबी उसको अलाउ ना कर दे। अगर सेबी ने मना कर दिया ना, तो सबके पैसे वापस लौट आना चाहिए। अब मेरा मानना ये है कि सेबी से पहले सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए और उसके बाद ही लोगों से मंगा सकते हैं, लेकिन इस रूल में थोड़ी कमी है। अब इस पे विचार किया जा रहा है कि क्या इसको पहले रूल में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। कुल मिला के आपके पैसे ले लेंगे, लेकिन जब तक सेबी अलाउ नहीं करेगी आपके पैसे को अलॉट नहीं कर सकते, है ना। तो अगर कोई फ्रॉड करते भी हैं और सेबी बीच में ऑब्जेक्शन कर देती है, तो आपके पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। कुल मिला के सिंपल भाषा में मैं यही बोलूंगा कि अगर पब्लिक कंपनी को पैसे रेज करने हैं जनरल पब्लिक से, तो सबसे पहले उसको सेबी से अप्रूवल लेना होगा, और जब तक सेबी अप्रूवल नहीं लेगी वो पैसे नहीं रेज कर सकते। इज इट क्लियर नाउ क्लास? यस सर। तो हमने दो सर स्टेज पढ़ लिया। हाँ मैंने से परमिशन ली थी क्या? सर, जो अभी जोमेटो ने आईपीओस निकाले थे सर, उसने भी परमिशन ली थी सेबी से। 100% उसने आईपीओ नहीं, परमिशन उस आईपीओ निकालने से पहले आपको परमिशन लेनी ही पड़ती है सेबी से। अब जैसे जोमेटो के पास सारी आईपीओ पहुंच चुकी है, मैंने बताया था ना आपको, क्लोज हो चुका है सब कुछ। तो ऐसे में अगर मान लो सेबी मना कर देती है जोमेटो को कि भाई आप नहीं, आपने गलत बेईमानी करी है, आपने इन्वेस्टर को गलत गलत इन्फॉर्मेशन दी है, अभी हमारी नजर में आया है, तो आप उसके सारे शेयर्स के पैसे लौटाने पड़ेंगे और साथ में उसको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें जो है सेबी को वो लोग पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं, सेबी के पास एक एक डॉक्यूमेंट भेजना पड़ा होगा। इज इट क्लियर नाउ? सर ये हो सकता है जैसे जोमेटो ने इतने सारे उसके मतलब इन्वेस्टर मतलब इतना चाहिए था लेकिन उससे ज्यादा हो गया तो वो और शेयर नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं। सेबी को जब उसने दिया होगा ना कि हम इतना पैसा रेज करने वाले, तो उतना ही पैसा रेज कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। जैसे मान लो जोमेटो, अमाउंट भूल गया हूँ, किसी बच्चे को याद है कितना 1000 करोड़ मंगाया था? 3000। चलो मान के चलते, एग्जैक्टली 3000 था क्या? मुझे तो लग रहा है कुछ अलग था, अलग था। सर कुछ ज्यादा कम था इसमें। हाँ कुछ अलग था, मान के चलते हैं, चलो एक एस्टिमेट ले लेते हैं कि मान लो 2700 करोड़ मंगाए थे। तो इसने सभी को लिख के भेजा होगा कि हमें 2700 करोड़ की जरूरत है, और शेयर का रेट इतने से इतने के बीच में हम रेज करेंगे आईपीओ के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे में इससे अगर ज्यादा पैसा आपको आ ही रहा है, मैंने बताया नहीं था 4.5 गुना आ गया था पैसा, 2.5 गुना, सॉरी 2.5 गुना से ज्यादा पैसा आ चुका है। तो कंपनी क्या करेगी, जितना पैसा उसने रेज करना है उतना ही रेज करेगी, बाकियों को एक लेटर लिख के भेजेगी कि सर हम आपके पैसे आ गए हैं, लेकिन हम आपके सारे पैसे नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे आ गए हैं, और अगली बार जब हम शेयर इशू करेंगे तो हम आपको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, हम आपके शेयर पहले लेंगे। ठीक है, और इस तरह से एक माफीनामा मांग के और उसके पैसे उसके बैंक में वापस लौटा दिए जाए, ऑटोमेटिक ही आपके बैंक में आपका पैसा लौट जाएगा। ठीक है, सर वो जो क्लियर? बोलते हैं कि प्रेफरेंस देगी, वो सच्ची में प्रेफरेंस देती है अगली बार? हाँ जी बिल्कुल देती है, क्योंकि कंपनी एक बार वादा कर देती है तो मुकरती थोड़ी ना है। कंपनी भी तो एक भाई रेपुटेशन होती है ना कंपनी की, देखते नहीं हो, कोई कंपनी वादा कर दिया तो कर दिया भाई, मरते दम तक निभाते हैं। जैसे टाटा ने वादा किया, देखो टाटा ने पता है क्या बोला जब कोरोना आया, तो टाटा ने बोला कि हम अपने एम्प्लॉय को ना पैसे जितना मिल रहा था ना उतना ही देंगे, हम इनके पैसे काटेंगे नहीं। पहली बात तो ये सीधा सीधा ही बोल दिया था रतन टाटा ने, उन्होंने बोला कि जो हमें पैसा हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं सारा पैसा देंगे, हम काटेंगे नहीं, बल्कि हम इंक्रीमेंट भी देंगे, जो उनको हर साल इनका इंक्रीज होता है पैसा, वो पैसा भी हम इनको बढ़ा के देंगे। हाँ अगर वो घर से काम करते हैं तो उनको आने जाने का जो खर्चा है वो वाला खर्चा जो हम देते थे वो नहीं देंगे, उसके अलावा हम A to Z उनको सारे खर्चा हम भरेंगे नॉर्मल कंडीशन की तरह, क्योंकि ये आपदा इनकी तरफ से नहीं आई है, गॉड की तरफ से आई है, तो उसकी भरपाई हम खुद करने के लिए तैयार हैं। ऐसा वो स्टेटमेंट आया था, और आज भी सारे पैसे दे रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयज को, किसी को निकाला नहीं उन्होंने।
ठीक है। यस सर। तो इस तरह से कंपनी ने एक बार वादा कर दिया तो उसको निभाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, क्योंकि ये टॉपिक और लेंदी है, तो अगली क्लास में हम इसके आगे के स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप जितना कम में और ज्यादा कंटेंट लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि बुक में आपको बहुत कम मिलेगा इससे रिलेटेड, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। तो जितना भी आपको मटेरियल मिल जाता है, मैं तो चाहूंगा नोटबुक में आप लिख लो, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी ये चीज कि कैसे कंपनी की फॉर्मेशन होगी, कैसे कैपिटल का सब्सक्रिप्शन किया जाता है। ये थर्ड स्टेज है हमारी। पहली स्टेज क्या थी? प्रमोशन। दूसरी स्टेज क्या पढ़ा हमने? इनकॉर्पोरेशन। तीसरी स्टेज क्या है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन, पैसे कैसे मंगाएगी। तो पहला हमने स्टेप पढ़ लिया कि पैसा मंगाने के लिए सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लेना होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो इसी नोट पे हम स्टूडेंट्स बंद कर सकते हैं, ठीक है।